वॉइस देखो, वॉइस। ठीक है, ठीक है। हाँ भैया, आ गई है वॉइस। ओके ओके ओके। ठीक है भाई। माइक ऑफ था, माइक ऑन हो गया है। फटाफट से आ जाइए। पहले तो जो लगभग सारे के सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अब तो आ गई होगी वॉइस। अभी जरा एक बार चेक करके बताओ, अभी आ गई ना? हाँ 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 हाँ, अब वॉइस आ गई होगी। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई, बिल्कुल आ गई। अब तो आ गई बेटा, वॉइस आ गई ना? अब तो रिफ्रेश कर लो एक बार। मेरे ख्याल से लगभग सभी लोगों को वॉइस आ गई होगी। किसी को भी वॉइस में दिक्कत नहीं होगी अब तो। जल्दी से आ जाइएगा सारे के सारे लोग। मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं आज। बेटा अब तो बिल्कुल सही है वॉइस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब यूं मत कहना अर्शी सर तेज है, धीरे है। बहुत बढ़िया आवाज आ रही है भाई साहब। जितना बोलूंगा उतना ही तो सुनाई देगा ना। हाँ, बढ़िया आवाज आ रही है, करता है। चलो भाई जल्दी से आ जाओ पहले तो। आ गए ना वॉइस? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो, अब तो पहले मुझे एक चीज बताओ, मेरे को एक चीज बताओ पहले तो, कि लास्ट क्लास में जो पढ़ाया था वो तो लगभग सब कुछ क्लियर होगा, उसमें तो कोई भी डाउट नहीं है। वैसे एक बार मैं रेप्लीकेशन पढ़ा देता हूं, क्योंकि आप लोग कहोगे नहीं तो कि अर्शी सर रेप्लीकेशन का एक बार थोड़ा सा रिवीजन आप हमको हल्का सा करवा दोगे तो मजा आ जाएगा। तो एक बार रेप्लीकेशन का चालू कर देते हैं। क्लियर? चालू करें? पक्का? तैयार हो सारे? अपनी अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लेना भाई साहब। पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, रिकैप। देखो वैसे कोई डाउट नहीं होगा, मगर फिर भी दोस्त देखो, एक दो बच्चे ऐसे होते हैं, मान लो कभी मैंने बीच में 4-5 लाइन एनसीईआरटी की छोड़ दी होती है तो कहते हैं अर्चित सर आपने एनसीईआरटी की लाइन छोड़ दी। भाई मैं सारा पढ़ा देता हूं, 2-4-5 लाइन अगर छूट जाती है तो उसमें ऐसे हल्ला मत बचाया करो कि अर्चित सर ये छोड़ दिया और वो छोड़ दिया। कोशिश करूंगा भाई सारी मैं ही करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत तुम भी होमवर्क कर लिया करो, थोड़ा बहुत मैं कर लूंगा तो काम हो जाएगा। चले? पक्का? क्वेश्चन भी बेटा करवाएंगे। चलें भाई, आ जाओ। दोस्तों हमने सबसे पहले तो ये चीज डिस्कस की थी कि आखिर एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता कैसे है। मैंने आपसे बोला था कि डीएनए को बनाने का जो तरीका होता है वो अर्ध संरक्षी होता है, यानी कि आधा डीएनए जो होता है वो नया होता है, और जबकि आधा डीएनए जो होता है वो पुराना होता है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि आधा डीएनए नया और आधा डीएनए पुराना आखिर कैसे होता है, लगभग आप सभी लोगों को पता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले डीएनए के अतिकुंडलन को खोलते हैं, और जो एंजाइम होता है टोपोआइसोमरेज, जो डीएनए के अतिकुंडलन को खोलता है। इसके बाद जो हेलिकेज एंजाइम होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि ये बीच के हाइड्रोजन बंधों को तोड़ने का कार्य करता है। जैसे ही हेलिकेज एंजाइम ने तोड़ दिया, वैसे ही क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसे हम बोलते हैं एसएसबी प्रोटीन। ये प्रोटीन यहां पे डीएनए पे लग जाता है और डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को आपस में पास पास आने से रोकने का कार्य करता है। इतना सारा काम होने के बाद अब आप लगाओगे यहां पे आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर हमेशा वहीं जाके जुड़ेगा जहां पे 3 खंड होगा, क्योंकि 3 खंड पे शाहरुख खान खड़ा है ओएच का समूह लेके। तो 3 खंड पे आपका आरएनए प्राइमर जुड़ गया। जैसे ही आरएनए प्राइमर आपका 3 खंड पे जुड़ गया तो अब आप एक नया डीएनए निर्माण कर लेते हो, और वो कौन बनाता है? डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि नया डीएनए बनाएगा। मैंने बोला था नया डीएनए जो बनेगा वो बनेगा 5' से 3' दिशा की ओर। अब ऊपर की तरफ तो एक सतत श्रृंखला बन गई, जिससे डीएनए बनता है उसे हम टेम्पलेट खंड बोलते हैं, और वो अग्ररज्जुक है। अग्ररज्जुक का मतलब जो सबसे पहले बनाएगा वो अग्ररज्जुक है। अब ऊपर की तरफ से तो डीएनए कंटिन्यू बन रहा है, मगर नीचे की तरफ कैसे होगा बेटा? नीचे की तरफ यहां पे फिर से एक आरएनए प्राइमर जुड़ता है, फिर से वही पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, फिर से नया डीएनए बना देगा। डीएनए खुलता रहेगा तो ऊपर वाला जो डीएनए है, ऊपर वाला जो डीएनए है ये तो कंटिन्यू बनता रहेगा, मगर नीचे वाले डीएनए में बार बार प्राइमर जुड़ते जाएंगे, क्योंकि नीचे वाला डीएनए तो खुल रहा है अभी। तो नीचे वाले डीएनए में बार बार प्राइमर जुड़ते जाएंगे, जबकि ऊपर वाला डीएनए आपका एक बार में खुल जाएगा। जैसे ही आपका ऊपर वाला डीएनए एक बार में खुल गया तो ऊपर तो आपको सतत श्रृंखला मिल जाएगी डीएनए की, मगर नीचे कुछ छोटे छोटे खंड मिलेंगे। मैंने बोला था ये जो छोटे छोटे खंड होते हैं ये असतत डीएनए होते हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं? ओकाजाकी खंड बोलते हैं। बोलो क्या पॉइंट क्लियर था? मैंने फिर आपको बाद में बताया था कि ये जो ओकाजाकी खंड है, इनको बाद में क्या करेंगे? आरएनए प्राइमर को हटाएंगे, डीएनए पॉलीमरेज द्वारा जहां पे आरएनए प्राइमर जोड़ा था वहां पे नया डीएनए बनाएंगे, यहां पे नया डीएनए बनाएंगे, यहां पे नया डीएनए बनाएंगे, और लाइगेज एंजाइम के द्वारा इसको जोड़ देंगे।
तो आपको मैंने ये बात बताई थी कि एक डीएनए तो सतत श्रृंखला मिलेगी, जबकि नीचे वाली डीएनए आपकी असतत श्रृंखला मिलेगी, जिसमें डीएनए के छोटे छोटे खंड आपको देखने को मिलेंगे। बस यही चीज मैंने आपको बताई थी, इसके अलावा हमने और कोई भी बात नहीं की है। बस इतनी ही बात की थी हमने पिछली बार प्रतिकृतियन के अंदर। बोलो बात सही है? अर्ध संरक्षित डीएनए बनेगा, आधा डीएनए नया, आधा डीएनए पुराना बनेगा। ऊपर सतत डीएनए बनेगा, नीचे टुकड़ों में डीएनए बनेगा, जिसे असतत डीएनए कहते हैं। थोड़ा सा डाउट देख लेते हैं, कुछ है तो। सर 3D पुनः दिखा दे। बेटा गूगल पे, यूट्यूब पे आप 3D डाल सकते हो यार, है ना? मैं देख लेता हूं, फिर भी कोई दूसरा 3D दिखा देता हूं। राधे राधे। बैकलॉग बेटा कर लो बेटा। बैकलॉग तो क्या होता है, जैसे 2 दिन आपकी क्लास होती है बॉटनी की, तो उसके अलावा आप बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो आसानी से। सर नीचे की ओर सतत बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। नीचे आप 3 लगा दोगे तो नीचे सतत बन जाएगी, ऊपर 3 लगाया तो ऊपर सतत बन गई। गुड इवनिंग सर जी, आज पहली क्लास क्या करूं सर? बेटा पहला क्लास है तो थोड़ा सा देख के बैठो, क्योंकि टॉपिक बहुत बीच में चल रहा है अभी, ठीक है? बाकी धीरे धीरे आ जाएगा। सर टेस्ट में सबसे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बॉटनी में आता है, आपके नोट कॉपी से क्वेश्चन नहीं आता है। तो मेरे टेस्ट में 73 नंबर 544 आया था। बहुत बढ़िया। अब जरा मैं इसके लिए बता देता हूं, बॉटनी में क्वेश्चन गलती की थी बेटा, इसके बारे में भी मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं। देखो आपकी क्लास में वो भी बच्चा होगा, देखो 2 चीज समझना। एक तो मैं क्वेश्चन इतने आसान देना चालू कर दूं बॉटनी के, या बोल दूं कि भैया बॉटनी के क्वेश्चन बहुत आसान बनाओ कि तुम्हारे सबके सही आंसर हो जाए। तुम्हें पता होगा इस बार नीट के एग्जाम में भी बॉटनी का पेपर बच्चों का सबसे अच्छा गया, जिन बैच में मैंने पढ़ाया था। फुल में से फुल नंबर भी बॉटनी, मतलब बॉटनी तो ताबड़तोड़ गया है। रीजन उसका यह है कि जो टेस्ट होते हैं ना आपके, उसके अंदर मैंने बोल रखा है कि टेस्ट का जो लेवल है वो हार्ड रखो। अगर आपका टेस्ट का लेवल हार्ड रहेगा तो आपका नीट का लेवल आपको हमेशा ही आसान लगेगा। मगर टेस्ट का लेवल ही अगर मैंने नीचे रख दिया तो बेटा नीट का लेवल फिर आपको मुश्किल ही लगेगा फिर। तो ये छोटी सी बात तो आप सोच के देखो कि अगर आपको यहां नंबर चाहिए, ये नीट के एग्जाम में नंबर चाहिए, आप खुद का टारगेट खुद बना लो। अगर नीट के एग्जाम मेरे को खुद को बोल दो हर्षित सर हमको तो पूरे नंबर यही चाहिए, तो मैं बहुत आसान बोल दूंगा भैया सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चन बनाओ। तुम खुद देखना जरा बॉटनी के क्वेश्चन ताबड़तोड़ आते हैं नहीं आते। मैंने बोल रखा है भैया थोड़े बढ़िया वाले ताबड़तोड़। और अभी भी बेटा तुम्हारे ही बैच में से अच्छे नंबर भी आते हैं उन बच्चों के। अगर तुम्हारे नंबर इतने कटे हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, मगर उन क्वेश्चन को क्या तूने वापस करके देखा? तो तुझे पता लग गया होगा कि वो गलती किस चीज की थी। कई बार क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो जाती है। तो तुम्हारे बैच में से ही कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो जिनके अच्छे नंबर आए हैं तो सोचो ना उनके अच्छे क्यों आए हैं। पढ़ा तो उनको भी मैं ही रहा हूं, तुम्हें भी मैं ही रहा हूं। बट केवल एक छोटी सी बात, सिंपल क्वेश्चन के लिए तो मुझे बोलना मत, नहीं तो बहुत सिंपल देना चालू कर दूंगा फिर। तूफान आया है, प्रतिकृतियां कैसे निकलते हैं? बेटा कॉपी हो गई तो प्रतिकृतियां निकाल लेंगे। तो गुड इवनिंग सर, प्लीज हमें क्लास में लिखने का, देखो क्लास में लिखने का टाइम नहीं दूंगा। रीजन बता देता हूं, मैंने पहले ही इस चीज का पोल करवा लिया था। 2 क्लास मेरी आती है ना, 2 क्लास। और वैसे भी आपको पता है मैं 1 सवा घंटे से ज्यादा आपकी क्लास नहीं लेता। इसका रीजन बताता हूं, अगर मैं क्लास में तुम्हें नोट करने का टाइम दूंगा तो मैं 2 घंटे की क्लास कर दूंगा, या फिर मैं 1 सवा घंटे पढ़ाऊंगा तो तुम्हारा उतना काम हो जाएगा जितना तुम क्लास में नोट करने के बाद भी कर सकते। बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। मैं 1.25 घंटे की क्लास ले लेता हूं, मैक्सिमम 1 घंटा 20 मिनट की क्लास लेता हूं। उससे फायदा कितना है ये आप लोगों को पता है। उससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ साथ नोट करोगे ना तो रिदम तुम्हारा टूट जाएगा, ठीक है? पीवाईक्यू पीडीएफ डलवा दो। बेटा मैंने पहले भी बोला था तुमसे, हर्षित सर पीडब्ल्यू के नाम से एक चैनल बना हुआ है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है यार, ढूंढो ना वहां पे टेलीग्राम पे। गुड इवनिंग भाई, पूरा एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बेटा, पूरा ही पढ़ाऊंगा। देखो 2 4 5 लाइन छोड़ देता हूं तो बच्चे बोल देते हैं पूरा पढ़ाऊंगा बेटा। गुड इवनिंग सर, बिना पढ़े ही याद हो गया। बेटा तुम्हें तो हो गया, मगर एक बात बताओ, यहाँ पे तुम भी हो, यहाँ पे वो भी है जो शिकायत करते हैं। अब बताओ कैसे करे एक टीचर? चलो कोई नहीं, मैं पढ़ाऊंगा भाई, ठीक है? ठीक है भाई। गेम एडिक्शन, बेटा गेम एडिक्शन छोड़ दो। थैंक यू भाई, थैंक यू। एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा बेटा विशाल, दोबारा मत लिख, बिल्कुल मेरे तेरी एक बार बात पढ़ ली है बेटा। 20 मिनट में प्रतिकृतियन प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि जीवाणु के अंदर होता है। अगर तूने हर्षे और चेस का एक्सपेरिमेंट पढ़ा तो मैंने बोला था 20 मिनट में वो प्रतिकृतियन करता है अपना, ठीक है? गुड इवनिंग। बोर्ड के लिए थ्योरी, बेटा देखो तुम एक चीज समझो यार, मैं इतनी थ्योरी लिखवाता हूं ना जितनी मोर देन सफिशिएंट है। तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है इतनी थ्योरी। मैं डायग्राम के बगल में थ्योरी लिखवा तो रहा हूं, क्या चाहते हो तुम? हाँ, मैं डायग्राम के बगल में लिखवाता तो हूं थ्योरी। अगर डायग्राम देखते हो तो उसके बगल में कुछ ना कुछ पुराना वाला देख लेना लेक्चर।
डायग्राम के बगल में मैं थ्योरी लिखवा देता हूं दोस्त, बस उतनी ही थ्योरी काफी रहती है दोस्त, ज्यादा थ्योरी की जरूरत मत करो भाई। डन है? ओके। तुम्हें खुद को भी पता होगा मैं एनसीईआरटी से भी ज्यादा थ्योरी लिखवाता हूं। इतनी थ्योरी तो एनसीईआरटी में नहीं थी भाई। मुझे तो लग रहा था तुम में से कुछ बच्चे ये कहेंगे अर्चित सर थ्योरी थोड़ा कम लिखवाओ, आपने तो बहुत ज्यादा थ्योरी लिखवा दी। कुछ कह रहे हैं कि थ्योरी ज्यादा लिखवाओ। बेटा और ज्यादा लिखवाऊंगा तो पूरी बॉटनी की थ्योरी से ही बढ़ जाएगी तेरी, ठीक है? इसलिए अभी इतना ही कर लो यार। तुम लोगों को शिकायत है नए बच्चों को बहुत ही रहती है, पता नहीं क्यों ही रहती है, पता ही क्या। चलो आज तो फिर हम लोगों ने अभी तक एक छोटी सी बात तो कर ही ली है, लगभग हमने पूरे के पूरे चैप्टर का एक छोटा सा रिकैप तो देख ही लिया, और हम लोगों ने एग्जैक्टली पढ़ लिया कि आखिर ये रिकैप क्या चीज थी। और मेरे ख्याल से आप सभी लोग पूरे अच्छे से तैयार हो अब इस रिकैप के अंदर। तो रिकैप में तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। डीएनए की पूरी संरचना और डीएनए का प्रतिकृतियां आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। अब आओ जरा आगे चलते हैं दोस्तों। आज एक और टॉपिक है जिसका नाम है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसमें भी शर्करा पाई जाती है जो पेंटोज होती है, मगर राइबोज शर्करा होती है। तो जो शर्करा होती है वो इसमें राइबोज शर्करा होती है, जो कि 5 कार्बन की होती है। इसका डायग्राम बना चुका हूं, जिसे हम पेंटोज बोलते हैं। बोलो बात सही है? मैंने आरएनए के बारे में आपको 2 चीज बताई थी। आरएनए में प्यूरिन भी होते हैं और आरएनए के अंदर पायरिमिडीन भी होते हैं। आरएनए में जो प्यूरिन होते हैं वो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, और पायरिमिडीन जो होते हैं वो होते हैं यूरासिल और साइटोसिन। थाइमिन नहीं होता, थाइमिन डीएनए के अंदर होता है। थाइमिन अनुपस्थित। बोलो बात सही है? आरएनए साधारण रूप से एकल श्रृंखला का होता है। आरएनए एकल श्रृंखला से निर्मित होता है। बताओ ये सारे पॉइंट क्लियर हैं? वैसे सारे पॉइंट जब मैंने चैप्टर की शुरुआत की थी तब आपको बता दिया था, मगर थोड़ा सा और आगे चल लेते हैं तो दिक्कत नहीं होगी। चले अब देखो बेटा, जो आरएनए होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसमें एक आरएनए होता है जो होता है आनुवांशिक आरएनए, और एक आरएनए होता है जो होता है अआनुवांशिक आरएनए। बेटा आनुवांशिक आरएनए क्या होता है? जो कि आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है, नाम से ही पता लग रहा है। आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य करता है। बोलो बात सही है? जैसे अगर आपने एक एग्जांपल सुना होगा तो आपने सुना होगा टोबैको मोजेक वायरस, टीएमवी बोलते हैं बेटा इसको। पूरा नाम होता है टोबैको मोजेक वायरस। बोलो बात सही है? तंबाकू के अंदर पाया जाता है एक मोजेक वायरस बोलते हैं, जो तंबाकू के अंदर गांठ बनाने का कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं टोबैको मोजेक वायरस। वहीं पे ही अआनुवांशिक आरएनए क्या होता है? जो आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य नहीं करता। आनुवांशिक पदार्थ के समान कार्य नहीं करता। बोलो बात सही? मतलब नाम से ही पता लग रहा है, दोनों में ही अगर दोनों का नाम देखोगे तो दोनों का काम क्लियर हो जाएगा। बेटा इसके 2-3 टाइप में आपको बता देता हूं जो बड़े ही आसान और बड़े ही शानदार हैं। देखो इसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है एमआरएनए, मतलब डिटेल से पढ़ाऊंगा इनको। जो दूसरा है वो है टीआरएनए,
जो तीसरा है वो है आरआरएनए। बोलो बात सही है। एमआरएनए का पूरा नाम होता है मैसेंजर आरएनए, यानी कि संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं हम इसे, संदेशवाहक आरएनए होता है ये। टीआरएनए जो होता है इसे हम स्थानांतरण या ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं। और आरआरएनए तो आपको पता ही है, इसे हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, जो केंद्रिका बनाते हैं। बोलो बात सही। तीन तो आपको ये याद रखने हैं, मगर बेटा कई कई बार क्या होता है, चीजें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पड़े तो कई बार काम आ जाती है। एक होता है एसएचआरएनए, सॉरी एससीआरएनए, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब कोशिका द्रव्य आरएनए, इंग्लिश में लिख देता हूं। और एक होता है एसएनआरएनए, जिसे हम बोलते हैं स्मॉल न्यूक्लियर। न्यूक्लियर का मतलब होता है केंद्रक आरएनए। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए। तो ये तीन आरएनए हो गए, और दो आरएनए ये है, स्मॉल केंद्रक आरएनए और स्मॉल कोशिका द्रव्य आरएनए। दो आरएनए नीचे हो गए। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? आगे चल सकते हैं? पक्का? ठीक है जी, आ जाओ। अब बेटा सबसे पहला होता है एमआरएनए। पूरा लिख देता हूं कि इसको मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए कहते हैं। बोलो बात सही है। संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। अब देखो मेरी एक बात सुनना। अब कुछ बच्चे कहेंगे हर्षित सर थ्योरी कहां लिखवाते हो और लिखवाओ। बेटा ये लिखवा तो रहा हूं, यही थ्योरी है। अब तुम पूरी क्या लिखना चाहते हो, कैसे क्या लिखना चाहते हो बताओ? तुम ऐसा चाहते हो कि बॉटनी की कॉपी तुम्हारी 10-15 कॉपियां हो जिसमें बॉटनी का सिलेबस हो? नीट में नहीं पढ़ पाओगे बेटा फिर वो। ठीक है, तो पहला हो गया मैसेंजर आरएनए के बारे में। यह सबसे लंबा आरएनए होता है, सबसे लंबा। लंबे का मतलब है लॉन्गेस्ट आरएनए। बोलो बात सही है। स्थाई की अगर मैं बात करूं बाकी और आरएनए से, तो ये कम स्थाई होता है, कम स्थाई आरएनए। और बेटा कोशिका के अंदर अगर 100% आरएनए है तो ये लगभग 5% होगा। तो कुल आरएनए का 5%। तेरी एनसीईआरटी में इतना भी नहीं होगा, आरएनए का 5%। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? कोई भी दिक्कत है यहां तक तो बता दो। सही बात, मतलब ये वाले पॉइंट जरूर याद कर रहे हैं। एनसीईआरटी में हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम तो नोट कर लेना भाई। ठीक है, तुम्हें तो नोट करना है, और कोई नोट करे नहीं करे मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम नोट कर लेना बस। एमआरएनए के बाद जो दूसरा है वो है आरआरएनए, जिसे हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। ठीक है भैया, अब और पॉइंट पे चले, आ जाओ। कुल आरएनए का 80% होता है। कुल आरएनए अगर 100% है तो 80% यही है। तो कुल आरएनए का 80% आरआरएनए होता है। आपको आपने कोशिका पढ़ी होगी, तो कोशिका में आपने पढ़ा होगा केंद्रिका। केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, तो इसका निर्माण केंद्रिका से होता है, यानी कि केंद्रिका इसी से बनी होती है, या ऐसा भी लिख सकते हो। केंद्रिका इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोलस में उपस्थित। होता है। बोलो बात सही है। सबसे ज्यादा स्थायी आरएनए होता है ये।
सबसे अधिक स्थायी आरएनए। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है बेटा? अगर आपने क्लास 11th पढ़ी है तो आपने एक वर्ड सुना होगा राइबोसोम। तो राइबोसोम के निर्माण में भी आरआरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यह है राइबोसोम निर्माण में सहायक है। मैं कुछ पॉइंट तो क्लास 11th की भी लिख देता हूं, कुछ पॉइंट तो क्लास 11th के भी लिख देता हूं, क्योंकि क्लास 11th भी पता नहीं कुछ ने पढ़ी है कुछ ने नहीं पढ़ी है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो यहां पे देख लें सामने सामने। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? और मेरे ख्याल से देखो उन बच्चों को, अब मेरी ख्याल से वो वाली बात क्लियर हो गई होगी। किन बच्चों को? जो बच्चे कहते हैं कि हर्षित सर क्लास में ही नोट करने का टाइम दे दें। तो बेटा अब देखो, अब दोनों चीजें हैं, या तो 2 घंटे की क्लास तो फिर तुम नोट करते रहोगे क्योंकि कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, या फिर बढ़िया तरीका है ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो जिससे तुम क्लास के बाद वो नोट आराम से खुद ही कर लो। और मेरे ख्याल से एकदम से नोट करोगे तो ज्यादा अच्छे से नोट होगा बजाय टुकड़ों में नोट करने के। क्लियर? आरआरएनए हो गया। अब सुनो बेटा, ध्यान से सुनते रहना बस। क्लास 11th का ही है मगर यहां पे डिटेल से बात कर लेता हूं राइबोसोम के बारे में। बेटा राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, और आपको लोगों को पता होगा राइबोसोम के बारे में, क्लास 11th है मगर पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है? इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। ये वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। अब अगर राइबोसोम की बात करें तो बेटा जो राइबोसोम होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। क्लास 11th में पढ़ा था ना, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। आपने पढ़ा होगा, एक तो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं और एक 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जिसने क्लास 11th नहीं पढ़ी थी प्लीज ध्यान से सुन लेना भैया। सबसे पहली बात तो 70S और 80S में एस क्या है बेटा? एस का मतलब होता है स्वेदबर्ग गुणांक। एक वैज्ञानिक थे बेटा जिनका नाम था स्वेदबर्ग। उन्होंने बताया था कि राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S और 80S, ऐसे बताया था उन्होंने। तो एस का मतलब होता है स्वेदबर्ग गुणांक, पहली बात। दूसरा, ये जो एस होता है इसमें जो 70S होता है कहां कहां मिलता है? ये मिलता है आपको प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ये आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये आपको मिलता है हरितलवक में, क्लोरोप्लास्ट में। 3 जगह मिलता है ये, सही बात। जबकि 80S जो राइबोसोम मिलता है ये मिलता है यूकैरियोटिक के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? क्लास 11th है बेटा, क्लास 12th का तो कुछ नहीं पढ़ा है अभी, तो क्लास 11th ही है यहां तक। तो ये तो क्लास 11th है। चले भैया आगे। अब क्लास 11th में तुमने ये भी पढ़ा था कि 70S में 2 इकाई होती है, एक होती है 50S, एक होती है 30S। 50S होती है बड़ी उप इकाई और 30S होती है छोटी उप इकाई। बेटा इसको टोटल मत करना, टोटल नहीं होता ये। कुछ के बच्चे कहेंगे 50 और 30 तो 80 होते हैं, टोटल नहीं करना है बेटा। ये 2 भाग है, एक 50 है एक 30 है, तो 2 भाग हैं इसके। क्लास 11th का है बेटा ये सब कुछ, है ना। 80S के 2 उप इकाई होती है, एक होती है 60S, एक होती है 40S। 60S होती है बड़ी उप इकाई और 40S होती है छोटी उप इकाई। बोलो बात सही है? यहां तक का पॉइंट भी क्लियर हो गया है? ये भाग होते हैं बेटा, 2-2 भाग हैं। टोटल मत करना, टोटल करोगे तो एक 100 आएगा एक 80 आएगा, टोटल नहीं करना है, टोटल नहीं होता। ये 2 अलग अलग भाग होते हैं। यहां तक तो था बेटा क्लास 11th। क्या है ये?
ये तो है क्लास 11th, मगर अब अपन चलते हैं क्लास 12th की तरफ। आओ जरा, क्लास 12th बोलता है कि ये जो 50s और 30s 60s और 40s होता है, ये सभी की सभी जो संरचनाएं होती है, ये सारी संरचनाएं कुछ स्पेशल आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए से बनती है। उसका रीजन बताता हूं, जरा ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनोगे तो सारी बात समझ में आएगी। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी आपको बोला था कि राइबोसोम के निर्माण में भी आरआरएनए का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइबोसोम निर्माण में सहायक होती है। देखो लिखा है एक लाइन, यह राइबोसोम निर्माण में सहायक है, ठीक बात है। अगर कोई चीज राइबोसोम निर्माण में सहायक है तो उसके अंदर भी आरआरएनए पाए जाएंगे। अब तो ये तो राइबोसोम ही है सारे, दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70s और 80s, बिल्कुल लिख दिया। तो अब अगर नीट के एग्जाम में कभी आए कि यहां पे कौन कौन सी दो इकाई पाई जाती है, मतलब कौन कौन से आरआरएनए पाए जाते हैं, तो यहां पे एक तो पाया जाता है 23S आरआरएनए, 23S आरआरएनए, और एक पाया जाता है 5S आरआरएनए। ये दो चीजें याद रखनी है, ये याद करने का टॉपिक है। मतलब मैंने क्या बोला, राइबोसोम है तो आरआरएनए से बनेगा, तो इसमें कौन कौन से आरआरएनए होते हैं? इसमें होते हैं 23S और 5S। बहुत बढ़िया सर। अगला भी देखते हैं बेटा। अगला ये है, इसमें होता है 16S आरआरएनए। कौन सा? 16S, बीच वाले में। ठीक है सर, बहुत ही मजा आ गया। आगे 60S पे अगर हम चलते हैं तो 60S में कौन कौन से आते हैं? इसमें आता है एक तो 28S आरआरएनए, एक आता है 5S आरआरएनए, और एक आता है 5.8S आरआरएनए। बोलो बात सही है? लास्ट बच गया 40S वाला, और इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? इसके अंदर एक ही मिलता है, जो मिलता है 18S आरआरएनए। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मैं दोबारा बता रहा हूं, जो बच्चा बीच में खो गया था उसको बता देता हूं कि मैंने क्या चीज बताई है। बेटा मैंने अभी आपको यह चीज बोला कि मेरे पास जो आरआरएनए है यानी कि राइबोसोमल आरएनए है, वो सही में राइबोसोम के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो मेरे मन में एक टॉपिक आया कि मुझे आपको राइबोसोम पढ़ाना चाहिए, फिर मैंने वो राइबोसोम पढ़ा दिया। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री होती है, आपको पता होगा, इसके ऊपर कोई भी झिल्ली नहीं होती, ये भी आप जानते हो, क्लास 11th में था। मैं गलत नहीं हूं तो 1953 में जॉर्ज पेलेड ने इसको बताया था, जिसलिए हम इसे पेलेड पार्टिकल कहते हैं। ये सावर्तिक कोशिकांग है, क्योंकि सब जगह मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका दोनों में मिलता है। अब 70S और 80S प्रकार के दो आरआरएन राइबोसोम पाए जाते हैं। एस का मतलब होता है श्वेतबर्ग गुणांक, सही बात है, क्लास 11th का है। 70S की दो इकाई 50 और 30, टोटल मत करना बेटा, टोटल नहीं है, भाग है ये। 50S के अंदर 23S और 5S, जबकि 30S के अंदर 16S प्रकार का आरआरएनए पाया जाता है। वहीं पे ही अगर 60S की बात करूं तो 28, 5 और 5.8S प्रकार का आरआरएनए, और 40S में 18S प्रकार का आरआरएनए आपको देखने को मिलता है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, डाउट में भी देख लेता हूं कुछ पूछा है क्या। 28S आरआरएनए बेटा बताया ना, आरआरएनए तो तुम्हें पता है राइबोसोमल आरएनए, तो इसके अंदर 28S प्रकार का आरआरएनए पाया जाएगा 50S में। ये बस आपको याद करना है, ये याद करने वाली चीजें हैं थोड़ी सी, ठीक है। 70S में 50 और 20 बेटा मैं वही बता रहा हूं, टोटल मत करना, टोटल नहीं है ये, इसके भाग है, 50 और 30 भाग है इसके। थैंक यू भाई। राइबोसोम में डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। प्लीज टेल माय नेम। अरे सिद्धांत पढ़ ले बेटा। सर उपकाई क्या होता है? उपिकाई बेटा, उपिकाई का मतलब होता है दो भागें जिनसे वो बनी होती है। जैसे मान ले मेरे पास अगर आज ये बोतल सी है तो इसमें दो भाग हैं, एक ये छोटा भाग एक बड़ा भाग। तो मान ले ये एक राइबोसोम है, तो राइबोसोम में दो उपिकाई होगी, एक छोटी एक बड़ी, तो ये छोटी उपिकाई है, ये बड़ी उपिकाई है। ये 40S है, ये 60S है, मिला के 80S बन गया, बस ऐसा होता है। क्लियर? उपिकाई बता दिया बेटा। 50 और 30 80 क्यों नहीं होता, रीजन बताइए बेटा। बता रहा हूं ना, 50 और 30 80S की भाग है, इसके पार्ट नहीं होते, पार्ट। जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया, मान लो जैसे किसी लड़के का नाम है छोटू, मगर उसकी हाइट बड़ी है, तो ये थोड़ी तुम उसको लंबू बोलोगे, उसका नाम ही घर वालों ने छोटू रख दिया। तो छोटी चीज तो बेटा छोटी होती है, बस ऐसी बात है, ठीक है। तो ये नाम रखे थे श्वेतबर्ग, जो पेलेड भाई थे उन्होंने, ठीक है।
अवसादन गुणांक था बेटा, एक चीज थी अवसादन गुणांक, कि कोई चीज पैंदे में कितनी जल्दी बैठती है, उसके हिसाब से उन्होंने राइबोसोम के कई सारे प्रकार बताए थे। ठीक है, क्लास 11th में पढ़े थे बिल्कुल। बेटा आरएनए सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? बेटा स्टेबिलिटी की बात तो क्या होती है, जिसको आसानी से आप तोड़ नहीं सकते वो स्टेबल है, स्थायी है। तो जिसको आसानी से तोड़ सकते हो, जो जल्दी क्रिया कर ले किसी और से, वो कम स्थायी है। ठीक है, ये क्या आ गया बेटा? ये इतने बड़े बड़े मैसेज मत लिखा करो बेटा, पढ़ने में नहीं आते है ना। अच्छा ये डायग्राम से समझा दूं, देखो बेटा, अगर राइबोसोम की एक बड़ी उप इकाई है जो है मान लो 50s, छोटी उप इकाई है जो मान लो है 30s, तो जब ये दोनों उप इकाई आपस में मिलेगी तो राइबोसोम बनाएगा फिर ऐसा, ये जिसमें एक होगा 50s और एक होगा 30s, ऐसा होता है ऐसा। तो अब ये कौन सा राइबोसोम हो गया? ये हो गया 70s प्रकार का राइबोसोम, ऐसे बनता है। बोलो बात सही है? डन? पक्का? बेटा 70s को भी तो दो भागों में बांटा है बेटा, बांटा तो है 70s को दो भागों में, 50 और 30। दिखता नहीं है क्या तुम लोगों को? 70s को देखो ना सामने, दो भागों में बांटा है बेटा। 80s को भी दो भागों में बांटा है, बांटा तो है बेटा सामने। और सर आपने लेक्चर 1 में कौन सा साइंटिस्ट बेटा बता दो? देखो साइंटिस्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूर इंपॉर्टेंट होता है बेटा। डमी रेगुलर देखो कुछ भी ले लो, मैटर ये करता है कि रेगुलर पढ़ाई किसमें हो रही है आपकी। आपको पढ़ाई करनी है, बस सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ाई होती है। ठीक है, 23 लिखे हैं, कहां लिखा है बेटा? 23S लिखा है ना, 23S RRNA, 50S RRNA, एस जरूर लगा देना बस पीछे। ठीक है, बेटा बोर्ड एग्जाम्स और नीट एग्जाम्स में कोई फर्क नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम्स, अब तुम एक चीज समझो, तुमने लक्ष्य बैच लिया था तो मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड और नीट। तो बोर्ड एग्जाम्स ये नहीं बोलता कि आपको ऐसा नहीं लिखो, बोर्ड एग्जाम्स बोल देगा आपको एमआरएनए के बारे में लिखो। तुम देखो ना बेटा, मैं कोई पहली बार बैच थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये लक्ष्य वाला मैंने पहले भी पढ़ाए हैं। तो जो बच्चे लक्ष्य पढ़ते हैं या यकीन पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कैसे करते हैं, दोनों चीजों के लिए करते हैं। तो जब बोर्ड में आए तो लिख देना बेटा। अब एक ही चीज को बेटा मैं सारे लेक्चरों में तो नहीं बोलूंगा ना, कई बार बोल चुका हूं आपको, मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक ही टॉपिक को आप पूछते रहते हो बेटा। डीएनए की कॉपी आपकी बॉडी में होती रहती है, क्योंकि नई कोशिका बनेगी तो पुरानी कोशिका से डीएनए की कॉपी होती रहती है बेटा। 70S को भी तो बांटा है ना। बराबर भाग क्या होते हैं? बराबर भाग नहीं होते बेटा, एक छोटी एक बड़ी होती है। संरचना तो संरचना होती है। अब तू कहेगा सर कॉलिन की संरचना ऐसी क्यों होती है, इसमें हैंडल ऐसा क्यों होता है? बेटा संरचना है, ये तो क्लास 11th में ही बता दी थी देखो, ऐसी संरचना होती है ना बेटा। क्लास के बाद नोट्स बना लेना बेटा। ये भाग होते हैं। 50S जो राइबोसोम होता है ना, राइबोसोम की जो इकाई होती है, जैसे ये 50S मैंने बनाया था अभी, ऐसा होता है 50S। तो इसके अंदर जो आरआरएनए पाया जाएगा वो कौन सा वाला आरआरएनए मिलेगा? वो मिलेगा देखो 23S आरआरएनए। और कौन सा मिलेगा? 5S आरआरएनए। ऐसा होता है। ठीक है, हाँ बेटा डाउट पूछ सकते हो, 11th में पढ़ा था बिल्कुल। ये आरआरएनए तो बेटा बता ही दिया है ना। टेलीग्राम का लिंक बेटा हर्षित सर पीडब्ल्यू डाल देना, वही है बेटा, पढ़ लो बेटा। बेटा आरएनए और एमआरएनए में बहुत अंतर है। अगर तुझे याद है तो मैंने सबसे पहले बताया था डीएनए से एमआरएनए बनता है। ठीक है, और एमआरएनए और आरएनए में तो अंतर मैंने यहीं पे ही लिखवा दिए, तेरी एनसीईआरटी में तो फिर भी नहीं है। बेटा नंबर ऑफ आरआरएनए नहीं है, ये तो इसके भाग होते हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। 23S आरआरएनए मैंने बता दिए थे। ठीक है, क्लियर है? दोबारा बोल देता हूं, जिस बच्चे को दिक्कत है दोबारा बोल देता हूं, ध्यान से सुन लेना जरा। देखो मैंने पढ़ाया आज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ध्यान से सुनना आप जरा। पहले तो बताया संदेशवाहक आरएनए जिसे एमआरएनए बोलते हैं। तो एमआरएनए क्या है तो आप सब लोग जानते हैं, मगर दूसरा है कि राइबोसोमल आरएनए क्या होता है, वो आज आपके सामने है। ये जो राइबोसोमल आरएनए होता है, ये अगर पूरा आरएनए कोशिका के अंदर 100% है तो जो राइबोसोमल आरएनए होगा वो 80% होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि केंद्रिका में उपस्थित होता है, जो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है वहां पे पाया जाएगा।
तीसरी बात, सबसे अधिक स्थायी होगा। स्थायी का मतलब है ये कम क्रियाशील होता है, जो कम क्रिया करेगा वो अधिक स्थायी होता है। सही बात है। चौथा, ये राइबोसोम के निर्माण में सहायक है। अब ये जो लाइन है ना, इसको क्लियर करने के लिए मैंने क्लास 11th का ये टॉपिक आपके सामने रख दिया कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। ये राइबोसोम के प्रकार हैं। क्लास 11th में कोशिका वाले चैप्टर में राइबोसोम के प्रकार आपको दिए हुए हैं। 70S राइबोसोम दो प्रकार का होता है, 50 और 30। ये प्रकार है, टाइप है बेटा। टाइप का मतलब उपिकाई। कोई भी चीज बनेगी तो दो चीजों से मिलकर बनेगी, एक छोटी एक बड़ी। अब यूं मत कहना ये छोटी बड़ी क्यों होती है, ये संरचना है बेटा इसकी, कि यह पूरा राइबोसोम अगर 70S प्रकार का राइबोसोम है तो इसमें दो चीजें पाई जाएगी, एक छोटी उपिकाई एक बड़ी उपिकाई। छोटी उपिकाई कौन सी है, वो है 30S। इसके अंदर कौन सा आरआरएनए मिलेगा, 16S प्रकार का आरआरएनए। जबकि इसमें कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। बस यही चीज बताइए और कुछ भी नहीं बताया। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? अब डन है, ओके है पॉइंट। अब तो डन होगा बेटा, अब तो बात समझ में आ गई होगी, अब तो बोतल से भी समझा दिया, अब तो क्लियर होगा। बता दो जल्दी से। बेटा मेरे को लगता है कई बार क्लास में स्पैमर ज्यादा आ जाते हैं, जो क्लास को आगे ही नहीं चलने देना चाहते। आप ताज्जुब करोगे, 7 लेक्चर हो गए हैं इस चैप्टर के, 7 लेक्चर। 15-20 में करोगे क्या इसको? मगर उन बच्चों को दिक्कत लगती है, उनको लगता है यार सर इतनी आसानी से समझा कैसे देते हैं, हम तो मना कर देंगे हमें नहीं आया समझ में। अब ऐसा थोड़ी होता है दोस्त, पढ़ना तो पड़ेगा ना दोस्त। अब देखो ये इनको क्यों नहीं आया मुझे नहीं समझ में आता भाई, इनको क्या चीज नहीं समझ में आई बताओ? पता नहीं यार, मैं कैसे बताऊं बताओ। सब कुछ चीजें सामने लिखी होती है फिर भी कहते हैं अर्षित सर ये नहीं आया समझ में। सब कुछ लिखा हुआ है सामने फिर भी कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आओ आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, देखो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही अगर चीजों को निकालते रहोगे, ऐसे ही क्लास को परेशान करते रहोगे, तो नुकसान इसमें मैं तो कहूंगा सभी का ही है। ठीक है, इसमें एक टीचर का भी नुकसान होता है कि वो पढ़ा नहीं पाता, इसमें बच्चे का भी नुकसान है, इसमें टीचर का एक और नुकसान है, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल जाता है। अब मैं कई बार पता है, मैं लिटरली बताता हूं, मैं कई बार पता है मेरे को लगता है एनसीईआरटी पढ़ाऊं नहीं पढ़ाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ने में। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है। मतलब मैं ये मानता हूं कि आप लोगों को ये चीज सोचनी चाहिए कि आप लोगों को 12th के साथ ही नीट का एग्जाम क्लियर करना है, और अगर ऐसा क्लियर करना है ना आपको, तो फिर आपको वैसे चलना पड़ेगा जैसे एक टीचर आपको बता रहा है। आपको अपने तरीके से नहीं चलना पड़ेगा। मैंने एक बार आपको बोल दिया कि बोर्ड के एग्जाम्स में भी अगर क्वेश्चन आए एमआरएनए के बारे में, वैसे तो एमआरएनए के बारे में क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा ही नहीं, क्योंकि एमआरएनए बनाने का तरीका तो मैं बताऊंगा, वो तो आगे आएगा अभी। मगर एमआरएनए आरआरएनए के बारे में इतना बड़ा टॉपिक ही नहीं दे रखा। मगर तुम्हारे पास सफिशियंट है अमाउंट, इतना ही लिख लो, इतना ही कर लो बेटा, काम हो जाएगा। ज्यादा पचड़े में पड़ोगे तो फिर बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, वो सब कुछ तुम खुद भी जानते हो, फिर इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। मैं सच में, तुम खुद देख लेना, मैं तुम्हें 1 घंटा 1.25 घंटा इतना ही पढ़ाता हूं, मानते हो ना? कभी कभी 1.5 घंटे भी पढ़ा देता हूं, 2 घंटे तो बहुत कम, मगर मैं इतना पढ़ाता हूं। मेरे को सिलेबस का नहीं, मेरे को यह है कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। अगर तुमको सच में ये लगता है कि अर्षित सर तेज चला रहे हो, तेज चला रहे हो, 7 लेक्चर हुए हैं अभी अपने, और तुम खुद देख सकते हो मैं कितना तेज चल रहा हूं। 7 लेक्चर, समझ रहे हो? 7 लेक्चर किसे कहते हैं? एक चीज को हर बार रिकैप करवाता रहता हूं, हर बार समझाता रहता हूं, फिर भी कुछ को अभी भी देखो कई सारे होंगे जो राइबोसोम ये एसआरएनए के बारे में पूछ रहे होंगे। देखो तुम्हें विश्वास नहीं है, देखो ये देख लो, यहां देखो, देखो मैं बताता हूं। देखो एक तो ये शिवम है, मुझे तो नीट से मतलब है, 12th भाड़ में जाए, क्यों भाई 12th का एग्जाम भी तो देना है। चलो और बताता हूं, 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 कोई तो होगा। छोटी इकाई और बड़ी इकाई का क्या काम है बेटा? प्रोटीन बनाते हैं ये तो देखो क्लास 11th में पढ़ना चाहिए, और तुझे अभी नहीं पढ़ा ना, तो जब मैं प्रोटीन बनाऊंगा इस चैप्टर में तब तेरे को पढ़ाऊंगा कि ये क्या काम करते हैं। अभी छोड़ना यार, ठीक है? ऑल क्लियर, आप इतना अच्छा, ठीक है भाई, वो तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। तेरे डाउट तू लिखना, फिर क्या डाउट है? अब देखो कुछ बच्चों को ये दिक्कत है, मैं डाउट नहीं पढ़ता। बेटा मैं सारे पढ़ता हूं, मगर पता है कितने डाउट हैं? देखोगे, ये लो, ये लो, ये लो, तुम डाउट देखो, ये लो। अब मैं यही पढ़ता रहूंगा, ये बताओ, ये देखो, ये लो, बताओ फिर पढ़ाऊंगा कब? पढ़ाऊंगा कब मैं?
समझो ना यार, तुम नहीं समझोगे तो बताओ कैसे 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 काम चलेगा। या तो मुझसे मना कर दो कि अर्षित सर नहीं पढ़ना आपसे, मतलब बोल दो, या तो ऐसे, क्योंकि 2-4-5% बच्चों की वजह से मैं नहीं चाहता कि चीजें खराब हो, है ना। कुछ को हंसी आती है मेरी बातों पे, कुछ को लगता है कि सर हंस क्यों रहे हैं या ये क्यों हंस रहे। देखो कुछ को तो हंसी आती है मेरी बातों से, पता नहीं क्यों आती है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके घर वालों ने बस उनको पैसे दे रखे हैं कि बेटा ले आग लगा दे इसमें, ठीक है। तो बस इतनी बात है, चलो अपन आगे चलते हैं। अगला होता है टीआरएनए। बेटा इसका नाम स्थानांतरण आरएनए होता है। क्यों होता है, प्रोटीन जब पढ़ाऊंगा ना तब समझ में आएगा ये। तो इसका नाम क्या होता है, स्थानांतरण आरएनए। इसे स्थानांतरण आरएनए, या इसका दूसरा नाम है ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। आरएनए कहते हैं। क्यों कहते हैं बेटा, जब प्रोटीन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है। ये लगभग कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। कुल आरएनए का 10 से 15% होता है। याद रखना बेटा, एनसीईआरटी में तो नहीं है मगर तुम याद रखना, ठीक है। ये आसानी से घुलनशील आरएनए है। अगर तुम कभी भी लेबोरेटरी में इसको घुलना चाहोगे तो ये आसानी से घुल जाएगा। तो आसानी से, सीधा क्वेश्चन आएगा न्यूट, मतलब बोर्ड के अंदर तो नहीं, नीट के अंदर आ सकता है। आसानी से घुलनशील आरएनए कौन सा है, आसानी से घुलनशील आरएनए। इसे दोस्तों एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। ये अभी नाम याद रखो, आगे एक प्रोसेस आएगा पूरा, तो मजा आ जाएगा तुमको समझने में। तुम खुद कह दोगे सर समझ में आ जाएगा। इसे एडेप्टर अणु भी कहते हैं। अभी तो याद रखो, मैं कुछ पॉइंट एनसीईआरटी से ज्यादा बताता हूं, वो इसलिए क्योंकि नीट के एग्जाम्स में आजकल ऐसा देखा गया है कि वो कुछ भी एक दो जगह चीजें लगा देते हैं, ठीक है। चलो, और एनसीईआरटी से ज्यादा भाई पढ़ो। देखो मेरे को तो भाई बाकी सारे बच्चों को देखना है। अब 1-2% मान लो जिनको पढ़ने का मन नहीं है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाकी बच्चे भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए सारे, ठीक है ना। तो मैं तो उनके लिए पढ़ा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। 1-2% अगर जिनको मैं पसंद ही नहीं हूं बेटा, जिनको मेरी शक्ल नहीं पसंद, तो कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तो टीआरएनए की संरचना देख लो। बेटा कभी देखना ये चैप्टर कितना मुश्किल लगता है दुनिया को, और तुम लोगों को कितना मुश्किल लग रहा है, तुम दोनों को पता है, ठीक है। अब सुनो बेटा, टीआरएनए की संरचना दो प्रकार से होते हैं। एक तो 2D पिक्चर, एक 3D पिक्चर। तो 3D पिक्चर तो अलग लगती है ना भाई साहब, तुम्हें लगता है जैसे तुम्हारे सामने ही हो रहा है। तो दो प्रकार की संरचना है, 2D संरचना और 3D संरचना। एक तो है 2D संरचना और एक बेटा है 3D संरचना। बोलो बात सही है। 2D संरचना जो है ये हॉली नामक वैज्ञानिक ने दी। हॉली वैज्ञानिक का नाम है, हॉली नामक वैज्ञानिक ने दी। बोलो बात सही। जबकि जो 3D संरचना होती है यह है, या इसे दो वैज्ञानिक थे, एक तो था किम वे कुग, इंग्लिश में लिख देता हूं चाहे, नामक वैज्ञानिक ने दिया। बोलो के बात सही। जो 3D संरचना होती है इसको उल्टे एल आकार की संरचना बोलते हैं, और जो 2D संरचना होती है इसे क्लोवर लीफ बोलते हैं। इसे क्लोवर लीफ कहा जाता है, संरचना कहा जाता है।
जबकि इसे उल्टे एल, इसे उल्टा एल संरचना कहते हैं। अब पूछने वाले पूछेंगे कि ये इन्वर्टेड एल जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है, तो बेटा लो अभी दिखा देते हैं तुम्हारे सामने सामने। यहां लिख देता हूं tRNA 3D स्ट्रक्चर। देखो बेटा दिखा देता हूं तुम्हें, ध्यान से देखोगे तो कोई ऐसी हाँ ये देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको एक उल्टे एल के समान संरचना दिख रही है, उल्टे एल के समान। ये संरचना अगर आप कहो तो आपके वहीं पे ही लगा देता हूं मैं। लो बेटा, ये उल्टे एल के समान संरचना देखो, ये देख लो। ये वाली जो संरचना है इसे हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल, और ऊपर वाली जो संरचना है इसे हम बोलते हैं उल्टा एल प्रारूप। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? दो अलग अलग संरचनाएं, 2D और 3D संरचना। पहले ये संरचना आई थी, अगर अब 3D संरचना बता दी गई कि 3D में ऐसा होता है। बताओ मेरे प्यारों, क्या पॉइंट बिल्कुल क्लियर है क्या? डन, चल सकते हैं आगे। अब बेटा देखो, एनसीईआरटी में तो इन दोनों ही संरचना के बारे में कोई ज्यादा बात दे नहीं रखी है, मगर अगर मैं भी ऐसे ही निकल जाऊंगा बिना संरचना बनाए तो बेटा तुम मेरे से कहोगे अर्चित सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं केवल तुम लोगों के लिए, कि मैं टीआरएनए की एक संरचना तुम्हारे सामने बनाने की कोशिश करता हूं यहां पे टीआरएनए की। और ये काम क्यों नहीं करता, मैं टीआरएनए की यहीं से एक संरचना उठा लेता हूं, ये वाली, या मैं बनाऊं, ये वैसे सही है। साफ आएगी, मैं बनाऊं, मैं ही बनाता हूं। देखो बेटा, टीआरएनए की जो संरचना मैं आपको बना रहा हूं, आप सभी लोग भी बना सकते हैं, मगर बाद में बनाना, अभी नहीं। पहले देखो मैं जो बना रहा हूं, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं। एनसीईआरटी में जरूरी नहीं होता कि सब कुछ हो, तो ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मगर आप बना लेना, क्योंकि बना लोगे तो सही रहेगा भाई। ठीक है भाई, ये जो मैंने आज आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये है क्लोवर लीफ मॉडल। कौन सा मॉडल है? क्लोवर लीफ प्रारूप। किसका प्रारूप है? ये टीआरएनए का। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में केवल डायग्राम दे रखा हुआ है इसका, मगर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं है, मगर आपको बनाना पड़ेगा ये। ठीक है, अब सुनो, कुछ नाम है जो आपको बस याद रखने हैं। यूं मत पूछना ये क्यों, ऐसा क्यों, एक्स्ट्रा नाम है, पूरी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट जितना मैं लिखवाऊं उतना ही काम याद रखना। ठीक है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है किसी को, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, इस वाली भुजा को हम बोलते हैं टी साई सी भुजा, टी साई सी लूप। ठीक है, ये होता है एंटी कोडन भुजा, बस यही आपके काम की आएगी। ये होता है डीएचयू लूप, बोलो बात सही। और ये एक भुजा होती है जिसे हम बोलते हैं अतिरिक्त भुजा।
बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? मेरी बात सुनते रहना बस ध्यान से, तुम्हें कोई मतलब नहीं है THU क्या होता है, DHU क्या होता है, नहीं तो DHU का पूरा नाम है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन। क्यों याद करोगे जब जरूरत ही नहीं है? नहीं है तुम्हें जरूरत, तुम्हें क्या जरूरत है वो मैं लिखवा रहा हूं। कोई तुमसे पूछे कि T-सी भुजा के क्या कार्य है, तो बस इतना सा याद रखना कि यह है, मैं पॉइंट लिख रहा हूं बेटा, बस वही याद रखना जो मैं लिख रहा हूं। यह लूप राइबोसोम की बड़ी उपिकाई को पहचानता है। अभी जब मैं आपको प्रोटीन बनाना बताऊंगा ना, तब इसका पूरे इस डायग्राम का बहुत अच्छा काम आएगा। अभी तो बस लिखते रहो। एंटीकोडॉन भुजा ये क्या काम करती है? यह लूप mRNA से जुड़ता है। ठीक है, यह क्या काम करता है? यह अमीनो अम्लों को थ्री डैश पर जोड़ता है। अब आप कहोगे थ्री डैश है कहां? बेटा देखो, ये है थ्री डैश और ये है फाइव डैश। ध्यान से देखोगे तो जो आरएनए होता है वो एकल श्रृंखला का है। आपको दिख रहा होगा दो श्रृंखला, मगर बेटा दो श्रृंखला नहीं है, एक श्रृंखला है। देखो ये यहां से आई फिर फूल गई, फिर यहां से आई फिर फूल गई, फिर यहां से आई फिर फूल गई, ऐसा है। तो ये कभी भी ऐसा नहीं है, आप डायग्राम को ऐसा मत समझना। आप कभी भी कोई आपसे पूछे कि आरएनए कितनी श्रृंखला का है, तो यूं मत कहना आर्चिस्टर ने दो श्रृंखला बनाई है। श्रृंखला एक ही है बेटा, ये सारी की सारी श्रृंखला जो है वो एक ही है, बट केवल और केवल डायग्राम जो है वो ऐसा बना होता है। श्रृंखला एक ही है। बोलो बात सही है? अब टीवी के अंदर कभी ऐड देखा होगा कि सीमेंट कौन सी है, अरे मैंने मेरे घर पे बांगुर सीमेंट लगाई है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मगर बेटा यहां पे जो सीमेंट लगेगी वो लगेगी ACC। याद रखना ये वाला खंड ACC लगा होता है, बस इतनी सी बात याद रखना। एक छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बोल रहा हूं एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, वो याद रखना। ये वाला जो डायग्राम है ये टीआरएनए का क्लोवर लीफ प्रारूप है, जिसके अंदर 3 लूप पाए जाते हैं। एक अतिरिक्त भुजा होती है जिसका कार्य आज तक किसी को पता ही नहीं है। सब बोलते हैं ये केवल स्थायित्व देता है, बाकी इसका कोई कार्य आज तक ज्ञात नहीं है प्रॉपर। अगर देखा जाए तो हम लोग ऐसी बात बोलते हैं कि आरएनए एकल श्रृंखला का होता है, केवल इसमें इस प्रकार से बंद पाए जाते हैं आपस में, बाकी तो एकल श्रृंखला का आरएनए है। ध्यान से देख लो, एकल श्रृंखला का ही दिख रहा होगा आप सभी को भी। दो श्रृंखला का नहीं दिख रहा होगा किसी को भी, सबको दिख रहा होगा एक श्रृंखला का ही है। एक श्रृंखला का है, क्योंकि एक भुजा 3 डैश है, तो यूं घूम के चलोगे तो दूसरी भुजा कौन सी है? 5 डैश। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? 100% मेरा एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब एक चीज जो मैं कह रहा हूं, आपकी पूरी दोस्त भाईले जो भी हों आपके, उनसे पूछ लेना अगर वो भी बता पाए तो, मगर आपको पता होना चाहिए। आरएनए को हमेशा 5 डैश खंड से पढ़ा जाता है। तो इस वाले लूप को हम फर्स्ट लूप बोलते हैं, इस वाले लूप को हम सेकंड लूप बोलते हैं, और इस वाले लूप को हम थर्ड लूप बोलते हैं। नीट में तो कोई नहीं पूछेगा, मगर तुमसे ऐसे कोई पूछ ले कि पहला लूप, दूसरा लूप, तीसरा लूप कौन सा है, इसको क्यों नहीं बोला पहला लूप, तो तुम बोलोगे आरएनए को हमेशा 5 डैश से पढ़ा जाता है, यहां से। तो यूं चलेगा, फिर यूं चलेगा, फिर यूं चलेगा, ऐसे चलता है। बोलो बात सही है? 3 डैश खंड पे अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, लिख देता हूं ये वाला पॉइंट भी। इस पर अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, बस इतना सा याद रख लो, बस नहीं जाना डिटेल में, इतना ही याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मत जाना DHU का पूरा नाम, जिसको लिखना है डाईहाइड्रोक्सी यूरिडिन है, मगर बेटा वो फालतू में लिखेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे काम का जो है वो एंटीकोडॉन भुजा है और ये है 3 डैश, बस ये दो ही तुम्हारे काम के हैं तुम्हारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
तुम्हारी एनसीईआरटी में यही बस दो चीजें काम किया, बाकी कुछ काम करी, मगर मैंने कहा भागा दौड़ी नहीं, पूरा प्रॉपर डायग्राम तुम्हारे पास होना चाहिए। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनका अभी याद रखो, ये राइबोसोम की बड़ी उप इकाई को पहचानता है, क्या काम करेगा आगे आएगा, क्योंकि अभी तो हम जैसे पिक्चर चलती है ना तो नंबरिंग में सारे लोग आते हैं, ये है, ये है, ये है, बाद में सबका भाई सब रूल आएगा फिर। इतनी सी बात। बताओ डन है? 100% बिल्कुल क्लियर है, ताबड़तोड़। चलें, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पॉइंट क्लियर है? अब यूं मत कहना इसको समझाओ, कुछ है नहीं बेटा समझाने का। यह लूप ये काम करेगा, ये लूप ये काम करेगा, ये वाला लूप ये काम करेगा, सबके काम लिख रखे हैं, तेरी एनसीईआरटी में नहीं है, तू तो ये लिख लियो जिसको लिखना है, जिसको नहीं लिखना वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो फ्री है बेटा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चले भाई, कोई डाउट आ गया होगा बेटा यहां पे भी? बेटा एसीसी क्या होता है तूने पढ़ा नहीं बेटा? एसीसी, ए से एडिनिन, सी से साइटोसिन, जी से ग्वानिन, यू से यूरासिल, ये वही है बेटा एसीसी। अब तो मत पूछो। टीसी के बीच में क्या है? टी बेटा, टी साई है, इसको साई बोलते हैं बेटा, फिजिक्स में शायद पढ़ते हैं, साई बोलते हैं इसको। आपके नोट्स कम भारी हैं बेटा, बहुत अच्छा है, इतने ही भारी में तेरा नीट क्लियर हो जाएगा, इतना ही भारी रख। आरआरएनए का कराया क्या है ये बेटा? ये आरआरएनए नहीं है, ये टीआरएनए का डायग्राम है। आरआरएनए के तो भाग बताए थे 70S और 80S में कौन कौन से हैं। एसीसी बता दिया बेटा, एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक है बेटा, ये ना नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, तो इनको पता नहीं है, एयूजीसी पाया जाता है आरएनए के अंदर, और क्या होते हैं? नाइट्रोजन क्षारक होते हैं। पढ़ लिया बेटा ये तो अपन ने। यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए होता है, हाँ बेटा, यूकैरियोटिक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। रिपीट कराओ, अभी करवा देते हैं। डीएनए को 3 से पढ़ते हैं बेटा, डीएनए को पढ़ने की बात 3' to 5' ही बोलते हैं, मगर आरएनए को 5 से पढ़ते हैं हमेशा। क्लियर है? थैंक यू भाई। क्लास का रिवीजन कैसे करें बेटा? मेरे साथ साथ ही कर ले। देख मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, तूने भी देखा होगा मैंने ज्यादा पढ़ाया कुछ? मैं बस इतना पढ़ाऊंगा कि तू घर जाके कर ले, बस आज इतना ही पढ़ाऊंगा, बस ज्यादा नहीं। 3' पर ही सीमेंट होता है, हाँ बेटा 3' पर ही होता है एसीसी, तभी तो देख श्रृंखला बढ़ गई। यहां पे कुछ है ही नहीं तो श्रृंखला छोटी है, श्रृंखला बढ़ गई क्योंकि एसीसी है। एसीसी का मतलब बता दिया बेटा। हाँ बेटा हो सकता है। एसीसी बता दिया बेटा, एसीसी क्या है ना? ये बता दिया बेटा। नहीं बेटा बाकी चीज तो मैं लिख रहा हूं ना, अब इतना तो तेरे को पता होगा। ये देख, जो मैं ऐसी चीज है ना जो मैं बोलता हूं और लिखता नहीं हूं, वो तेरे दिमाग में बैठाने के लिए है, वो एनसीईआरटी में तो है नहीं, तो तुझे तू भूल भी जाएगा तो भी तेरे को दिक्कत नहीं है। वो तो तुझे अपने आप ही याद आ जाएगा ये पहला लूप कौन सा है, क्योंकि आरएनए को हमेशा 5' से पढ़ते हैं, बस इतनी सी बात है। चले पक्का? देखो कितने छोटे छोटे से पॉइंट हुए हैं आज अपने, छोटे छोटे से यहां से चालू किया, छोटे छोटे से पॉइंट अपन ने चालू किए, देखो कितने कितने बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे पॉइंट हुए हैं। ज्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा, इतना ही पढ़ लो बस, तुम्हारे काम हो जाएगा। अगली चीज क्या होती है बेटा? हमने प्रतिकृतियन पढ़ लिया था, इसके बाद एक अगला टॉपिक आता है जिसे हम बोलते हैं अनुलेखन। मेरे से पहले एनसीईआरटी मत पढ़ना, बस इतनी सी बात याद रखना। अनुलेखन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ये क्या होता है जरा वो देखो बेटा। आपको पता है जो डीएनए होता है, उस डीएनए से निर्माण होना आरएनए का, याद आया सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ाया था जो क्रिक ने दिया था, तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना, इसी को ही हम बोलते हैं अनुलेखन। डीएनए आपको पता है दोहरी श्रृंखला का होगा, और आरएनए आपको पता है एकल श्रृंखला का होगा। डीएनए में एडिनिन मिलेगा, थाइमिन मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, जबकि आरएनए में एडिनिन मिलेगा, यूरासिल मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा, साइटोसिन मिलेगा, थाइमिन नहीं होता। ये तो अपन ने पढ़ाई है बहुत पहले से। ठीक है, आ जाओ आगे, बोलो डन है?
अगर जिस बच्चे ने प्रतिकृतियन पढ़ा है, बाकी देखो जो जिसकी पहली क्लास है, भाई मैं फिर बोल रहा हूं, जिसकी पहली क्लास है अगर ये, तो वो पहले ध्यान से पुराना पढ़ना। ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आपको आज ही समझ में आ जाए, चैप्टर बहुत वैसा है ये, ठीक है। आपको याद है मैंने डीएनए के निर्माण के लिए डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी का उपयोग किया था। जिसने पढ़ा है प्रतिकृतियन, डीएटीपी, डीजीटीपी, डीसीटीपी, डीटीटीपी का उपयोग किया था डीएनए निर्माण के लिए। यहां देखो आरएनए निर्माण के लिए एटीपी, सीटीपी, जीटीपी और यूटीपी का उपयोग होता है, क्योंकि बेटा थाइमीन तो इसमें होता ही नहीं है, तो थाइमीन की जगह आरएनए में क्या होता है, यूरासिल होता है। सही बात, बताओ दोनों पॉइंट क्लियर हैं। अब अनुलेखन कहां होता है बेटा? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, दो कोशिका होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होती है यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुलेखन होता है वो होता है केंद्रक में, सॉरी कोशिका द्रव्य में, जबकि यहां होता है केंद्रक में, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक पाया ही नहीं जाता। बताओ, अब पता है यार, देखो अब समझना यार, पुरानी चीज अगर पढ़ी लिखी होगी, अगर ये चैप्टर मेरे साथ साथ ही पढ़ रहे हो, जब से मैंने पढ़ाया तब से हर एक लेक्चर अगर आपने देखा है, तो ही फिर आगे चलने में फायदा है भाई। इसमें ये लेक्चर ऐसा, मैं पहले भी बोल रहा हूं, इस लेक्चर में बेटा ऐसा नहीं है कि अगर आपने छोड़ दिया तो फिर समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा। चलूं पक्का? अब अगर मैं यहां पे अनुलेखन की बात करता हूं, तो पता है आपको डीएनए से आरएनए का बनना ही अनुलेखन होता है। तो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, और एक कोशिका कौन सी होती है, यूकैरियोटिक कोशिका। जो बोल रहा हूं वो ध्यान से देखना जरा, अपने काम मत करने बैठ जाना, ध्यान से सामने देखना जरा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो अनुलेखन होगा, और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अनुलेखन होगा, और हम लोगों को पता है कहां कहां होता है, ठीक है। अब मुझे एक बता, अनुलेखन का मतलब क्या होता है? अनुलेखन का मतलब क्या होता है ये बता दो, अगर पता है तो। अनुलेखन का मतलब हर्षित सर आपने अभी भी बताया था, अनुलेखन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनाना। तो बेटा जब कभी भी आप डीएनए से आरएनए बनाओगे, तो आप निर्भर किसके ऊपर हो, डीएनए पर, और आपको बनाना क्या है, आरएनए। तो आपके एंजाइम का नाम क्या होगा? आपके एंजाइम का नाम क्या मैं यहां पे रख सकता हूं, डीएनए पर निर्भर है और आरएनए पॉलीमरेज है। क्योंकि आपको याद होगा जब मैंने डीएनए से डीएनए बनाया था, तो मैंने लिखा था डीएनए निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। अब मैं बना रहा हूं डीएनए से आरएनए, तो मैं क्या लिखूंगा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? तो बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो सामान्य डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का उपयोग होता है। मगर यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार के पॉलीमरेज, तीन प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं। कौन कौन से बेटा? पहला होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 1। दूसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 2, और तीसरा होता है आरएनए पॉलीमरेज 3। बस ये 3 ही याद रखना,
तो अर्षित सर आपने 3 क्यों पढ़ाए? मैं तुम्हें वो पढ़ाने वाला हूं कि तुम टिक मारोगे, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज जो 1 होगा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा ये बनाएगा आरआरएनए का निर्माण करेगा, राइबोसोमल आरएनए का निर्माण। बन गए बेटा क्वेश्चन। जो सेकंड होगा ये एमआरएनए का निर्माण करेगा, और जो थर्ड होगा वो टीआरएनए का निर्माण करेगा। बोलो क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कितना आसान आसान से टॉपिक है, मगर तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि अर्षित सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, ये तो नहीं होगा। इससे आसान हो सकती है कि बताओ बायोलॉजी, सही से बताना, क्या इससे आसान हो सकती है बायोलॉजी? डीएनए से आरएनए का बनना मतलब अनुलेखन होता है, तो डीएनए पर तो निर्भर होगा एंजाइम और आरएनए बनाएगा, तो नाम हो गया डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। सही बात है। यहां पर प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये एंजाइम एक ही प्रकार का होगा, डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, मगर यूकैरियोटिक कोशिका में 3 प्रकार का होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट बनाएगा आरआरएनए को, सेकंड बनाएगा एमआरएनए को, थर्ड बनाएगा टीआरएनए को। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? कितना आसान है बेटा, बट समझने वाला होना चाहिए बस। बोलो बात सही है? तो क्या मैं एक बात लिख सकता हूं कि अनुलेखन में डीएनए से आरएनए निर्माण होता है? क्या मैं एक बात बोल सकता हूं आपसे, अगर मेरे पास कोई डीएनए है जिसमें एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन होगा, अगर मेरे पास कोई डीएनए है जिसमें एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन होगा, और इसी डीएनए से मैंने अगर यहां पे एक आरएनए बनाया, ये आरएनए, ये मान लो ये है डीएनए, और इसी से ही मैं अगर आरएनए बना रहा हूं, तो क्या जो बच्चा मुझे सुन रहा है वो बच्चा ये बोलेगा कि एडेनिन एज इट इज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इससे बना रहा हूं अगर मैं, तो एडेनिन के सामने थाइमीन आना चाहिए, मगर आरएनए में तो थाइमीन होता नहीं है। कौन होता है? यूरासिल। थाइमीन के सामने एडेनिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन। बोलो बात सही है क्या? केवल एक चीज का फर्क होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरासिल पाया जाता है, बस ये फर्क है। बताओ पॉइंट क्लियर है क्या? सही है? लिख दूं? आरएनए में थाइमीन के स्थान पर साइटोसिन उपस्थित होता है। बताओ भाई, अगर मैं इस डीएनए से ये आरएनए बनाऊंगा तो ए के सामने टी आना चाहिए, बिल्कुल सही है, मगर तो यहां पे यू आ जाएगा। टी के सामने सब कुछ सेम है, सब कुछ डीएनए की तरह ही है, मगर एक फर्क आ जाएगा, थाइमीन की जगह यूरासिल आ जाएगा। डन है? पक्का? चलूं आगे। अब सुनो, जब आपने डीएनए प्रतिकृतियन करवाया था रेप्लिकेशन, तो पूरे डीएनए ही भाग लेता है प्रतिकृतियन में, मगर डीएनए से आरएनए निर्माण के लिए डीएनए का केवल कुछ भाग ही भाग लेता है। लिख देता हूं मैं, प्रतिकृतियन में संपूर्ण डीएनए भाग लेता है, परंतु अनुलेखन में डीएनए का कुछ भाग ही उपयोगी होता है। बेटा आज मैं तुमसे बात कर रहा हूं और मैं बात करते बोल दिया तो तुम कहोगे अर्षित सर ये क्या बोला, ये तुम्हारे काम का था ही नहीं जो मैंने बोला। तुम्हारे काम का वो है जो तुम्हें समझ में आ रहा है, तो जो तुम्हें समझ में आ रहा है वो तुम्हारे काम का है, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा वो तुम्हारे काम का नहीं है। तो इसका मतलब पूरे डीएनए से तो डीएनए बनता है,
मगर पूरे डीएनए से आरएनए नहीं बनता। बोलो बात सही है क्या? एक और लाइन लिख दूं बहुत मजेदार। प्रतिकृतियन में दोनों डीएनए की श्रृंखला काम में ली थी, एक में सतत बना था, एक में असतत बना था, मगर अनुलेखन के अंदर डीएनए की केवल एक ही श्रृंखला काम में आएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये प्रोसेस के अंदर काम आएंगे। प्रतिकृतियन में डीएनए की दोनों श्रृंखला भाग लेती हैं, परंतु अनुलेखन में केवल एक श्रृंखला भाग लेती है। बोलो डन है? छोटे छोटे पॉइंट बिल्कुल क्लियर हैं? यहां तक बता दो कोई भी कैसी भी दिक्कत है क्या? ये चैट बॉक्स ओपन कर दिया, ये यू आएगा ना सी के स्थान पर। बेटा मेरे साथ नोट मत करो, ठीक है? नहीं बेटा वो संरचना नहीं है, वो एसीसी लगा के रखना है बस तुझे। बेटा सुनना, ये वाला तू हटा ही दे, तेरे को ये कंफ्यूज कर रहा है ना, तो बस ये हटा दे, कोई बात नहीं। मैंने तो बस ये बता ले, हटा दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है? अब इसके लिए एक डायग्राम बना देता हूं जो तुम्हें कंफ्यूज करेगा ही नहीं। अगर ये ATGC है तो यहां पर AUGC हो जाएगा। अब तो सही है बेटा, ये तेरा डीएनए है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आरएनए है। अब तो क्लियर है बेटा? अब क्लियर है ना? अब बस इतना याद रख ले, कोई बात नहीं, इतना ही याद रख लो, इतना ही याद रख लो बेटा, इतना बस। थाइमीन की जगह यूरासिल आ रहा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है? हाँ हाँ, अरे बाहर बज रहा होगा, शनाई बज रही है बेटा बाहर, ठीक है? कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, थैंक यू। रिपीट कर रहा हूं बेटा। हाँ वो सही, अब मैं कर दिया बेटा, तेरे वाला डायग्राम बना दिया। तुझे तो बस याद रखना है, देखो मेरे से आगे नहीं चलना कि अर्षिता दोनों श्रृंखला क्यों नहीं बनाती, वो छोड़ो, वो तुम्हारे सोचने का विषय नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतनी चीज याद रखो, ठीक है? आ जाओ बेटा, इतना पढ़ लो बस आज। देखो जरा यहां पे एक बार रिवीजन करवा देता हूं, फिर बता देना। आज मैंने बताया कि आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। आरएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है जो कि 5 कार्बन की होती है, जिसे हम पेंटोज शर्करा बोलते हैं। आरएनए में एडिनिन थाइमिन होता है, मगर थाइमिन के स्थान पे एडिनिन ग्वानिन होता है, मगर थाइमिन के स्थान पे यूरासिल क्षारक पाया जाता है। 2 प्रकार के आरएनए होते हैं, आनुवांशिक आरएनए और अनुवांशिक आरएनए। ऐसा आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य करता है वो आनुवांशिक आरएनए है, जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस में। और ऐसा आरएनए जो आनुवांशिक पदार्थ की भांति कार्य नहीं करता वो होता है एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एसएचआरएनए या एसआईआरएनए। अगला चलते हैं। एमआरएनए सबसे बड़ा आरएनए होता है, सबसे कम स्थायी होता है, कुल आरएनए का 5% होता है। आरआरएनए 80% होता है, केंद्रिका में उपस्थित होता है, सबसे अधिक स्थायी होता है और राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम 70S और 80S प्रकार के होते हैं। 70S की 2 उप इकाई होती है, 80S की भी 2 उप इकाई होती है। ये दो उप इकाई है, 2 उप इकाई है, 2 उप इकाई, ये भी 2 उप इकाई है। सही है? तो इसकी 2 उप इकाई है 50, 30, इसकी 2 है 60 और 40। इसके अंदर कौन कौन से प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं वो लिखा है अपन ने। टीआरएनए को स्थानांतरण आरएनए कहते हैं, 10 से 15% आरएनए होता है, आसानी से घुल जाता है, इसे एडेप्टर आरएनए भी बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे जरा इसके अंदर क्या चीज होती है, आ जाओ आगे। टीआरएनए की 2 संरचना 2D और 3D। तुम्हें 2D नहीं पढ़नी, 3D पढ़नी है, और ये पढ़नी है बस 3D में। तुम्हें बस याद रखना है 3D के अंदर की क्या क्या चीजें हैं, बस, और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं। अनुलेखन से डीएनए से आप आरएनए बनाओगे तो डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर साधारण प्रकार का एंजाइम होता है, मगर यूकैरियोटिक में 3 प्रकार के होते हैं जो आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए का निर्माण करते हैं, ठीक है? यहां पे कुछ भी नहीं। अगर मान लो डीएनए ऐसा है तो आरएनए ऐसा है, बस इतनी सी बात याद रखो। थाइमिन की जगह यूरासिल मिलेगा बस, ठीक है? प्रतिकृतियन में पूरा डीएनए भाग लेता है, मगर अनुलेखन में पूरा डीएनए भाग नहीं लेता। और प्रतिकृतियन में डीएनए की दोनों श्रृंखला भाग लेती है, जबकि अनुलेखन में डीएनए की एक ही श्रृंखला भाग लेती है। बताओ क्या पॉइंट क्लियर है क्या? अच्छा, कुछ सी लिख दिया क्या मैंने? क्या लिख दिया भाई? सही तो है बेटा, सही है ना?
डीएनए में अगर एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन होंगे तो इसमें एडिनिन, यूरासिल, ग्वानिन और साइटोसिन होंगे। थाइमिन के स्थान पे, अच्छा अच्छा अच्छा, थाइमिन के स्थान पे यूरासिल आता है। हाँ ये सही है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। बताओ भाई, डन है? बता दो भैया। जितना पढ़ा रहा हूं बस उतना ही पढ़ लो बेटा, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ज्यादा मत पढ़ो, उतना ही पढ़ लो। बता दो। क्वेश्चन टॉपिक होने के बाद, पहले टॉपिक चलने दो यार। बीच बीच में क्वेश्चन करवाऊंगा तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगे भाई। अभी तो तुम्हें सब कुछ याद रहेगा जो आज पढ़ाया, तो ऐसा ऐसा मत करो ना, ऐसा करना ही नहीं है। तुम्हें पता है क्या अच्छा लगता है? लिटरली बता रहा हूं, कुछ बच्चों को अच्छा ही लगता है कि आज पढ़ाया आज ही करवा दिया, अरे ये तो मुझे याद है। ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन तब आते हैं जब तुम्हें याद भी नहीं हो, अरे यार ये कैसे हो गया, तब की बात है, तब करेंगे क्वेश्चन तो। ठीक है, क्लियर है? इतना ही पढ़ लो बस आज। बेटा देखो एक बात समझो, मैं ज्यादा क्यों नहीं पढ़ाता? मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि अगर मैंने ज्यादा पढ़ाया ना तो खोपड़ी के ऊपर से चली जाएगी चीजें, यहीं से चली जाएंगी सारी की सारी चीजें। तो फिर यूं कहते रहोगे हर्षद सर ये क्या हो गया और ये क्या हो गया। प्रशांत कुमार, तेरे को समझ में नहीं आया बेटा, कोई बात नहीं, अब क्या कह सकते हैं। बेटा पता नहीं कुछ बच्चों को क्या नहीं समझ में आता, मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। अब एक बात आओ, ये क्या बोलूं, बताओ क्या बोलूं फिर, ये क्यों नहीं आता इनको समझ में? पता नहीं यार, पता नहीं क्यों नहीं आता समझ में। धीरे धीरे बेटा देखो, अगर तुमने ऐसा ही सोच लिया ना कि हर्षद सर पढ़ाएंगे मुझे नहीं समझ में आएगा, तो बेटा नहीं आएगा। फिर पढ़ना तो पड़ेगा बेटा मेरे साथ साथ, लगना पड़ेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ साथ। ठीक है बेटा, बीच बीच में से मत पढ़ो, बस ये वाली बात है। कंटिन्यू पढ़ो, शुरू से पढ़ा है तो बिल्कुल एंड तक पढ़ो, बीच बीच में से मत पढ़ो बस, कुछ भी। इतनी सी बात याद रखो, बीच बीच में से मत पढ़ना। ठीक है भाई, डन। एक दो काम करने हैं अब आपको। पहला काम तो पता ही तुम्हें, ठीक है। दूसरा काम, टेलीग्राम पे जाना, हर्षित सर पीडब्ल्यू देखना, वहां पे क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। 11वीं क्लास के टॉपिक पढ़ना चालू कर दो अभी खुद ही, बाद में रिवीजन होगा तब तो देखेंगे, मगर अभी टॉपिक पढ़ना चालू कर दो। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन है उसके, वो देखो फटाफट से, मजा आएगा यार, मजा आएगा बहुत सारा। करके तो देखो, मगर मेहनत तो करो, मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, चलिए भाई, तो ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना ही पढ़ लेना बस। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, लव यू, बाय बाय।